हेलो एवरीवन, वेलकम टू बढ़िया सा प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है कि लेकिन कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आपके लिए आते हैं जहां पर कुछ बेहतरीन चीजें आपको करने की होती है, जहां पर आगे के स्टेप क्या होगा उसको लेके लगातार चर्चाएं होती है। इसी क्रम में आज मैंने एक टॉपिक लिया है जहां पर बच्चे लगातार कंफ्यूज है और उनके क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं कि सर एसएससी की करूं क्योंकि वैकेंसी ये भी पाइपलाइन में है, आरआरबी भी आपको नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन दे दिया 8,000 पोस्टों का, और यूपीपीसीएल भी अपकमिंग है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बच्चे हैं ये करते हैं कि बेस्ट कौन। बच्चे बेस्ट कौन तभी चूज करिए जब तीनों आपके हाथों में है। अगर अभी आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है तो बेस्ट वन की चर्चा बेहतर है। अगर किसी में आपकी हो रही है सिलेक्शन, इसमें 2 स्टेट या 2 सेंट्रल जॉब है और 1 स्टेट की जॉब है, आपको अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कोई जॉब लगा है तो बेस्ट चूज करिए। अदरवाइज अभी तो आप ध्यान दीजिए कि कोई पहली प्रायोरिटी के अंदर लगे वैकेंसी। हाँ, अगर एकदम कसमकस हो जाए कि कौन सी करनी है तो आपको, अगर आप यूपी के हैं तो ऑब्वियसली यूपी पीसीएल बच्चा चुनेगा, लेकिन अगर आप रेदर देन दैट है तो आप एसएससी को प्रीफर करते हैं, वो भी सीपीडब्ल्यूडी जैसी पोस्ट है, और फिर प्रेफरेंस देते हैं आरआरबी की क्योंकि आरआरबी एक रनिंग इंडस्ट्री होता है। हालांकि यूपीपीसीएल भी एक रनिंग इंडस्ट्री है, लेकिन आरआरबी में जो है थोड़ा वर्कलोड आपको ज्यादा रहता है। नो, अब मैं बात करूं यहां पर बेस्ट तो तभी चूज करिए जब तीनों हाथ में है, वरना आप सभी की चूज करिए, सभी बेस्ट जॉब है क्योंकि एक ग्रेजुएट लेवल का और डिप्लोमा लेवल का भी जॉब है तो बच्चा बेस्ट जॉब है, इसमें कोई संशय नहीं। नो, कैसी तैयारी करें। अब बहुत बच्चा ये कहता है कि किसकी करूं। अरे यार, ये बताओ कि क्या एसएससी की और आरआरबी की तैयारी में एक गणित का डिफरेंस है, थोड़ा कंप्यूटर का डिफरेंस है, इन्वायरमेंटल वो भी पेपर 2 में आ जा रहा है, तो बताओ एक छोटी छोटी सब्जेक्ट्स के डिफरेंस हो जाने से क्या कैसे के तैयारी में हम ये करें कि इसकी करें इसकी छोड़ दे, इसकी करें इसकी छोड़ दे, ऐसी स्थिति ना रखिए बच्चा। हाँ, हम कहेंगे अंतर तब होगा कि आप कभी एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो और फिर कभी बैंकिंग की कर रहे हो, आप कभी आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो और कभी कलर की तैयारी कर रहे हो, तब एक डिफरेंस है, ड्रास्टिक चेंज होगा, 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बच्चा इनमें क्या डिफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस। क्या आप मशीन नहीं पढ़ते, क्या आप नेटवर्क नहीं पढ़ते, क्या आप मेजरमेंट नहीं पढ़ते, क्या आप रीजनिंग नहीं पढ़ते, क्या आप जीके नहीं पढ़ते, क्या आप साइंस नहीं पढ़ते, तो सभी चीज तो लगभग आप पढ़ते हो और उसमें कमांड भी रखते हो। तो एक आध सब्जेक्ट के डिफरेंस में बच्चा एकदम इस चीज को नहीं सोच रहा, जो हमारे पे होगा हम सब सब्जेक्ट तो पढ़ते ही है। हाँ, अगर आज एसएससी की एग्जाम है यानी आने वाले कुछ दिनों में है तो प्रायोरिटी एसएससी की देनी है, आरआरबी की आने वाले वैकेंसी है तो प्रायोरिटी इसकी देनी है, जब ये आएगी तो इसकी देखी जाएगी। नो, सिर्फ यही नहीं कि जो जब आया उसकी प्रायोरिटी दी जाए, इसमें फिर पोस्ट भी प्रेफरेंस मैटर करता है कि यदि बच्चा, अगर आपको लगता है कि आरआरबी में वैकेंसी तो भाई 8,000 आ रहा है, इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकता, ये 8 साल आएगा तब शायद उतनी वैकेंसी आएगी, और ये 10 साल आएगा, 20 साल आएगा तब शायद उतनी वैकेंसी आएगी। अगर इस अप्रोच से आप जा रहे हैं तो बेशक बच्चा आप यहां पर ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे क्योंकि ये वैकेंसी आपको कर सकता है मालामाल, है ना। नाउ यूपीपीसीएल जो यूपी के खासकर बच्चा और यूपी के नियर बाय, चाहे बिहार, बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल कह सकते हो, मध्य प्रदेश कह सकते हो, राजस्थान, इन लोगों के लिए भी ठीक है, लेकिन यूपी वाले के सबसे बेस्ट है, घर का जॉब है तो ये अपने जगह पे है, इनकी प्रायोरिटी अलग लेवल पे देनी चाहिए। नो, कि कैसे तैयारी करें, कौन कौन पेपर में डिफरेंसेस है उनकी बात होंगी। क्या डिफरेंस है बच्चा, तो समझ में आ रहा है कि अगर इन सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं एक बार तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, नो डाउट। एसएससी आरआरबी का सिलेबस लगभग सेम है, 1-2 पेपर का अंतर है, लेकिन यूपीपीसीएल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम से कम 5, 7, 10 पेपर का अंतर कहे तो वो भी चल जाएगा। लेकिन फिर कंडीशन है कि वो जो 10 पेपर है बच्चा, उसमें जो ये इसमें से 5-6 पेपर आ रहे हैं कॉमन, ये उसका 70% से ज्यादा हिस्सा यही रखता है, और बाकी के जो 10 पेपर है वो सिर्फ 25% भी हिस्सा नहीं रखता। तो क्या वो पेपर नहीं पढ़ लेनी चाहिए? यानी कोई किसी सब्जेक्ट में 10 वीडियो मिलेंगे, किसी में 15 मिलेंगे, किसी में 5 मिलेंगे, किसी में 7 मिलेंगे, सब्जेक्ट कहने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आप देखोगे ना तो आपको एडिशनल है 20% ही एडिशनल एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है। अभी मैं यहां पे प्रॉपर सिलेबस की भी चर्चा करूंगा, यहां पर प्रॉपर सिलेबस की भी चर्चा करूंगा कि यूपीपीसीएल एग्जाम में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितने डिफरेंस होते हैं, एक आरआरबी एग्जाम में और एक एसएससी एग्जाम में। बच्चा यहां पर देखिए,
अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएल के अंदर 200 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और 200 मार्क्स के ही होते हैं। एग्जाम 2 घंटे का होता है। क्लियर? तो समझिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 घंटे का एग्जाम, जिसमें बच्चा 150 क्वेश्चन टेक्निकल होता है। इसका मतलब टेक्निकल का वेटेज यूपीपीसीएल है ना, बिल्कुल 150 टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल पे जिसकी कमांड है उसका यूपीपीसीएल पे ज्यादा पकड़ होगा। और नॉन टेक्निकल कितने? 50 नंबर के नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं। इसका मतलब नॉन टेक में अगर ठीक ठाक स्थिति बने, टेक्निकल में उससे बेहतर स्थिति बन रही है, तो आप यूपीपीसीएल की तैयारी एकदम कर सकते हैं। और सर ये आप आरआरबी और यूपीपीसीएल एसएससी की तैयारी करते हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मशीन मेजरमेंट पावर सिस्टम, उसके बाद बच्चा आपका यूटिलाइजेशन, ये पेपर पे अगर पकड़ है तो यूपीपीसीएल का 80% हिस्सा पे आप हक करते हो। बाकी डिजिटल एनालॉग माइक्रो प्रोसेसर इन सब सब्जेक्ट से तो है, पर क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। कभी अटपटा क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो कहीं ना कहीं वेटेज तो यही है। अब उस 20% के अंतर के लिए कहें कि हम यही करेंगे वो छोड़ देंगे, बिल्कुल प्रायोरिटी रखिए। अगर कोई नियर बाय एग्जाम है, किसी की पोस्टें बहुत ज्यादा है तो प्रायोरिटी रखिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपको अच्छे तरीके से इन एग्जामों में करनी चाहिए। वकायदा ऐसा होता कि मैं आप कहते कि सर बैंकिंग की करनी है, पीओ का वैकेंसी आ गया, तो मैं कहता अरे उल्लू इतने ज्यादा डिफरेंस है, कैसे करोगे कवर, है ना, यहां कुछ और वहां कुछ और, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इनकी तैयारी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपको सिलेबस पे एक बार एनालिसिस करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए। ना जाने कितने यूट्यूबर्स इस पे आपको एक से एक तरीके से एनालिसिस बताते हैं, आप पे वीडियोस इस पे आए हुए हैं, यानी कंपैरिजन करना बहुत टफ आज के डेट में बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर बच्चा इस स्थिति में होती है। अब आइए क्या है स्थिति में बात करता हूं। सर आरआरबी जेई, बच्चा आरआरबी जेई में पहला पेपर, क्योंकि पहला पेपर इसमें तो पेपर 1 ही हुआ, अब यहां पर पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। पेपर 1 में बच्चा कहता है नॉन टेक है, बिल्कुल नॉन टेक है। पेपर 1 में बच्चा नॉन टेक है, 100 नंबर का, मान लो यहां पे 100 नंबर का 100 मार्क्स का क्वेश्चन 1.5 घंटे में आपको करने, ठीक है, नॉन टेक है। क्या आप नॉन टेक यहां नहीं पढ़ रहे? नॉन टेक यहां भी पढ़ोगे बच्चा। एसएससी में भी आप जाओगे, एसएससी में भी अगर जाओगे बच्चा, यहां भी 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2। अब यहां पे देखना बच्चा, यहां पर आपके 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 100 नंबर के तो सिर्फ टेक्निकल होते हैं और 100 के नॉन टेक होते हैं। लेकिन पेपर 2 में बच्चा 300 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल होता है। 300 मार्क्स का बच्चा क्या होता है? सिर्फ टेक्निकल होता है। तो वेटेज टेक्निकल का दमदार है यहाँ पे। 300 का पेपर 2 और 100 का पेपर 1, 400 नंबर है और 100 नंबर नॉन टेक है। क्लियर? तो आपको 1/4 तो वेटेज नॉन टेक का दिया गया है, और पेपर वहां जो पढ़ेंगे वही यहां पढ़ना है। बस एक मैथ्स आपको एडिशनल पढ़ना है। यहां पे क्या पढ़ना है? नॉन टेक की स्थिति आ रही है जिसमें मैथ्स वगैरह है, जिसकी चर्चा आगे करूंगा। पेपर 2 में बच्चा 50 नंबर नॉन टेक के हैं और 100 नंबर टेक्निकल के हैं। अब देखो टेक्निकल के यहां पे हो गए, नॉन टेक पेपर 1 में है। नॉन टेक जो है ऑलमोस्ट वही चीजें यहां पे देखने को मिलेगा, बस डिफरेंसेस है, एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, एक थोड़ा सा कंप्यूटर, बस इसकी डिफरेंस है, नहीं तो ऑलमोस्ट चीजें वही रहती है। तो बच्चा यहां पे 100 नंबर फिर मेजर। अब एक बात और ध्यान रखना, अभी लगातार बच्चे कह रहे हैं कि पेपर 1 निकाल लूंगा तो पेपर 2 की चर्चा करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये पेपर 1 ऐसा नहीं है कि इसके मार्क्स जुड़ेंगे। एसएससी जेईई में पेपर 1 पेपर 2 में जाने के बाद दोनों मार्क्स जुड़ते हैं। यहां पे बच्चा अगर इसमें 99 नंबर भी लिया है ना, 99 नंबर, तो भी ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर कटअप इसका 75 गया, अगर इसका कटअप 60 गया, तो हो गया इसका कहानी खत्म। अब यहां पे आपने जो भी किया था उसकी स्थिति खत्म। अब आपको आना है पेपर 2 में, मेरिट तो यही बनाएगा। और क्या मेरिट आपको लगता है अभी से पेपर 1 में ही पूरा समय आरआरबी के लिए दे दोगे, जहां पर 8000 वैकेंसी की शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है? अभी से ही अगर पेपर 1 में पूरा टाइम दे दोगे, आने वाले 2 महीने में जब पेपर 1 हो जाएगा, तो क्या 2 महीने में आप टेक्निकल इतना कर लोगे? और ये भी नॉन टेक जिसमें कंप्यूटर अलग से आपको देखने को मिला जो वहां नहीं था, और एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा जो वहां नहीं था। क्या इन सभी की तैयारी में आप 1 महीने में 100 के 100 उठा लोगे? क्या 100 में 80 उठा लोगे? आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए टेक्निकल के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा बच्चा, ये डिफरेंस है। अगर एसएससी होता तो पेपर 1 पेपर 2 तब भी दोनों साथ लेके चलने होते,
यहां पर कोई ऐसा एग्जाम होता जिसमें पेपर 1 का पेपर 2 से में मार्क्स कलेक्ट होता तो हम कहते पहले इस पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ क्वालिफाई भी करना है, ये मार्क्स भी जुड़ेगा। यहाँ मार्क्स नहीं जुड़ना बच्चा, तो एक महीने में आप चीजों को नहीं ग्रैप कर सकते। हाँ ये कर सकते हो कि इसको डेली अगर आप 30% पढ़ो, 40% पढ़ो, तो इसको 70% पढ़िए, और इस तरीके से पैरेललोग्राम के तरीके से आपको चलना होगा ताकि सिलेक्शन की राह होगी बच्चा आसान। तो नॉन टेक्निकल तो है ही, टेक्निकल को भी साथ में लेके चलने की जरूरत होगी। और बच्चा यहां पर ऐसा नहीं कि 150 में कट ऑफ 80 ले आएंगे तो काम हो जाएगा। 100 नंबर इलाहाबाद के आसपास, पिछले बार इलाहाबाद में गया था जनरल में 100, 103 अलग अलग पोस्ट में 106, 96 ऐसे कट ऑफ गए थे। 100, 150 में आसान नहीं रह जाएगा ये भी मार्क्स लाना। यहां पर अब चीजें आपको बदल जाती हैं। अब सोचो 10 नंबर का कंप्यूटर है, 10 नंबर का एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल है, यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी नहीं होता। तो इन चीजों को आपको पेपर 2 से ही मेरिट बनना है, मेन सिलेक्शन यहीं से होने। पेपर 1 में कोई सिलेक्शन का नहीं है, यहां से बस क्वालिफाई करके जाना है। तो आरआरबी के लिए पूरे बेहतरीन तरीके से लगिए। और वंदे भारत इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है आपके लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेडिकेटेड बैच, सिविल के लिए भी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं कंटिन्यू डील कर रहा हूं। तो वंदे भारत बैच को ज्वाइन करके आप टेक प्लस नॉन टेक को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं है आपको यहीं पे लेना हो बच्चा, कहीं भी लीजिए, पर इसी अप्रोच से तैयारी करिए। आपको जहां भी जिस फैकल्टी से बेहतर लगता हो आप बेशक उसको फॉलो करिए, लेकिन आपको ये दोनों साथ लेके चलना पड़ेगा। आप बोले सर आपने अपने वंदे भारत की तो बोल दिया, शायद आपको कोर्स बेचना हो, बिल्कुल नहीं। आपको इंडिया के किसी भी टीचर से आपको अच्छा लगता है वहीं पे पढ़िए, पर इस अप्रोच से पढ़िए कि यहां क्वालिफाई तो हो जाए, कम से कम 80 नंबर अगर आ जाए तो बेहतर है ना। उसी अप्रोच से पढ़िए, बाकी टेक्निकल में जितना नंबर लगेगा यही सिलेक्शन दिलाएगा। 150 में अगर 110 ले आए तो सिक्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहां पे 100 में 99 ले आइए तो पेपर 2 में आपको कूदना ही पड़ेगा और इसके मार्क्स जुड़ना नहीं पड़ेगा। सो गड़बड़ हो गया स्थिति। यहां पर टेक्निकल नॉन टेक एक साथ बच्चा को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल में भी 100 नंबर के, नॉन टेक भी 100 नंबर के, और उसके बाद टेक्निकल जितना स्ट्रांग पेपर 2 में 300 नंबर के, अब वो भी ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो स्थिति देख रहे हो बच्चा, टेक्निकल का वेटेज बहुत ज्यादा, टेक्निकल का वेटेज इसके अंदर जो है 50-50 का रेशियो बना रखा है। लेकिन ये कह रहा है कि मेरिट तो हम ही बनाएंगे, टेक्निकल कह रहा है मेरिट तो हम ही बनाएंगे, भले ही आप टेक नॉन टेक में क्या कर लो सिलेक्शन। हाँ कुछ बच्चों का इधर हाल के दिनों में ये भी था कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए। बिल्कुल, अगर बदलाव मैं कहता हूं थोड़ा बहुत हो भी जाए तो ऐसा बदलाव हो सकता है कि नॉन टेक में कुछ टेक्निकल डाल देगा। अब लोग कहां जाओगे? अब यही ना हो सकता बदलाव, ऐसा तो नहीं है टेक्निकल उड़ा देगा हवा में। जो टेक्नीशियन के रिगार्डिंग आप लोग बात कर रहे होंगे, थोड़ा भी ऐसा नहीं होता बच्चा। ये टेक्निकल पोस्टें हैं तो आपको टेक्निकल के इस बार तो एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बहाली की बातें चल रही है, तो टेक्निकल नॉलेज तो होगा। ये हो सकता है कि पेपर 2 में जो है पेपर 1 में घुसा दे लो और ज्यादा एसएससी जैसा पैटर्न हो जाएगा। तो अगर यही रहा तो ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक। दोनों स्थिति में हमको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। हर एग्जाम के लिए टेक्निकल नॉन टेक लेके चलना पड़ेगा, हर एग्जाम में टेक्निकल नॉन टेक लेने चलना पड़ेगा, और किससे कितना स्कोर होता है इसकी स्ट्रेटजी ऑलरेडी हमने बताया। अब हम सिमिलरिटी बताते हैं कि नॉन टेक में कितना ऐसा पढ़ना पड़ेगा, इनमें तीनों में नॉन टेक में क्या अंतर होता, टेक्निकल में क्या अंतर होता। तो बच्चा आइए मैं यहां पर बात कर लेता हूं पहले नॉन टेक की। कौन कौन एग्जाम है? एक एसएससी जेई एग्जाम, आरआरबी जेई एग्जाम एंड यूपीपीसीएल जेई एग्जाम। आइए बच्चा आइए, अगर नॉन टेक की बात करूं तो ये है यूपीपीसीएल के अंदर, यूपीपीसीएल जेई के अंदर। बच्चा यूपीपीसीएल जेई के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है? रीजनिंग। क्या एसएससी जेई में नहीं पढ़ते? एकदम पढ़ते। क्या आरआरबी में नहीं पढ़ते? एकदम पढ़ते जी। जनरल अवेयरनेस, अब इसके अंदर देखिए बच्चा, जनरल अवेयरनेस में साइंस प्लस इसमें दोनों को लिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स और ये मैथ्स, ठीक है। और साथ के साथ यहां पर बच्चा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एनवायरमेंट कंप्यूटर भी है यहां पे शामिल। तो ये करंट अफेयर भी ये सभी को पूछता है बच्चा, ये सभी को पूछता है। तो जनरल अवेयरनेस क्या नहीं पढ़ते? जनरल अवेयरनेस यानी आप कह सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी जनरल स्टडीज भी कह सकते हो। क्या ये आप एसएससी के लिए नहीं पढ़ते? क्या आरआरबी के लिए नहीं पढ़ते? यूपीपीसीएल के लिए पढ़ लो, काम खत्म। उसके बाद जनरल हिंदी, जनरल हिंदी एक ऐसा पेपर है जो यूपीपीसीएल पूछता है। अरे बच्चा कितने 10 नंबर का पूछता है, ये तो 10 लेक्चर अगर पढ़ा दिया जाए तो बच्चा इसमें स्कोर कर जाएगा। क्लियर? यूपीपीसीएल के लिए तो हम लोग कोर्स में ऑलरेडी दिए रहते हैं। अब यहाँ पे स्थिति बात करते हैं कि रीजनिंग कहां आता है। एसएससी जे में आता है कि नहीं? एकदम आता है। आरआरबी में आता है कि नहीं? एकदम आता है। एएलपी टेक्नीशियन में आता है कि नहीं? आता है। यूपीपीसीएल में आता है कि नहीं? एकदम आता है। तो क्या समस्या है?
क्या समस्या है, क्या अंतर हो गया। और कोई कहता कि 10 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 25 पढ़ना पड़े, अरे कुछ नहीं है, रीजनिंग को पूरा पढ़िए। कहीं अगर 15 ही चैप्टर आता है तो इस भूल में नहीं रहे कि अगले 17वां चैप्टर से नहीं पूछेगा, सबको पढ़िए। अगर रीजनिंग पढ़ रहे कंप्लीट पढ़िए, कोई टफ ही नहीं है, एक इंजीनियर के लिए बहुत आसान है। ओके, नाउ जनरल अवेयरनेस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री, देखिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो है आपको एसएससी में आता है, आरआरबी जेईई में आता है, एएलपी में आता है। मैथ्स की अगर बात करें, जनरल स्टडीज पूरा लिया गया यहाँ पे। मैथ्स की बात करें, आरआरबी जेईई, एएलपी और यूपीपीसीएल में आता है ना। क्या आता है, आरआरबी जेईई, एएलपी, यूपीपीसीएल में भी आता। कंप्यूटर बच्चा यूपीपीएससी और कंप्यूटर और टीजीटी टू आईटीआई वाला जो बच्चा होता है उनके लिए भी एग्जाम में आता है। तो कंप्यूटर आपको आरआरबी में भी आया, जो पेपर 2 में आया, और कंप्यूटर यूपीपीसीएल टीजीटी 2 के अंदर, सॉरी यूपीपीसीएल जेईई के अंदर भी आ गया। तो यूपीपीसीएल जेईई के अंदर बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वाला पोर्शन इसका मतलब नहीं आ रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, साइंस वाला पोर्शन बाकी आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई में तो भर भर के आ रहे हैं, 30-30 नंबर का आ रहा है आरआरबी में, तो क्लियर ना। तो इस स्थिति को भी जानकारी रखनी होगी। नो, अब यहां पे बात करूं बच्चा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एसएससी भी पूछता है, आरआरबी पूछता है, यूपीपीसीएल भी पूछता है ना। तो अब इसके लिए क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो हिंदी के लिए यूपीपीसीएल जेईई अलग से आपको पूछता है, बस इतना ही डिफरेंस है बच्चा। तो बहुत ज्यादा समस्या का घर नहीं है, आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। टेक्निकल में बच्चा बोले तो टोटल 7 सब्जेक्ट का वेटेज रहता है यहां पर, है ना। और यहां पर भी बच्चा 7 से 8 सब्जेक्ट का वेटेज। बहुत कोई इसमें कंट्रोल फंट्रोल सब जोड़ देगा, देखिए माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जोड़ देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं पूछता। सेम एसएससी का कॉपी पेस्ट है। एक आध क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जरूर टच किया है। अब एक क्वेश्चन के लिए पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बुक नहीं पढ़ेंगे, 10-20 लेक्चर हम ऑलरेडी मैं 15-17 लेक्चर करा देता हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें थायरिस्टर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की चांसेस होती है। इस बार तो हद हो गई, एसएससी में भी क्वेश्चन दे दिया थायरिस्टर से, तो हम वो क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग कर लीजिएगा, 15 लेक्चर हो जाएगा, सारा एग्जाम निकलेगा। 7 से 8 सब्जेक्ट की स्थिति यहाँ पे होती है बच्चा, आप यहाँ पर भी करेंगे कवर। और ये 7 से 8 में कौन सा सब्जेक्ट होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क, मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूटिलाइजेशन, है ना, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बस इतने में काम खत्म। इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ दीजिएगा। अब इसमें भी थोड़ा जोड़ दिया, एक क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, 15 लेक्चर पढ़ाते हैं उसमें पूछेगा। इस बार भी जो पूछा है, जो पढ़ा है उस थ्योरी से आपको मिल जाएगा। यूपीपीसीएल के अंदर अगर जाएंगे तो एसएससी की जो तैयारी आप कर रहे हो या फिर आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हो, ये तो पूछता ही है। ये क्या कर रहा है बच्चा, पूछता ही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, पीएलसी है, एस्काडा है, पीएलसी एस्काडा है ना। उसके बाद बच्चा आप जाओगे, माइक्रो प्रोसेसर है, डिजिटल है ना, एनालॉग है ना, ड्राइव है। यानी पाइपलाइन लगाओगे तो बच्चा कम से कम यहां पे आपको 15 से 18 सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे। 15 से 18 सब्जेक्ट तक तोड़ोगे, छोटे छोटे में तो इतना टूट जाएगा, नहीं तो 15 रखिए। तो कहां 7 कहां 15, ये अंतर है। पर इस सब में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है पीएलसी एस्काडा में आपको रिसर्च करना है, नहीं बच्चा। अगर 10 लेक्चर बढ़िया से देख लीजिए, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है आपको, अगर 10 लेक्चर दिखेगा तो आपका काम हो जाएगा। इन सब में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। यानी एक मशीन को जितना पढ़िएगा उतना इसको पढ़ते तो काम आपका मैनेज हो जाता। मतलब एक मशीन बाकी के ये 20% पर भारी हो जाएगा। इतना बड़ा मशीन आप पढ़ते हो तो बस समझिए कि किसी न किसी तरीके से इसका जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, आपको सिलेक्टेड पढ़ना होगा। अब आप किताबें लेकर बैठ जाओगे तो सब अलग अलग अपने अपने किताब है, फिर तो आपके लिए स्टडी हुआ ही नहीं, फिर तो आप बस पढ़े जा रहे हो, सिलेक्शन की चिंता नहीं कर रहे हो, है ना। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। उम्मीद करते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल में डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे, समझ पाए होंगे कि किस तरह की चीजें चलती है। ओके, नो बेस्ट बात एक और मैं यहाँ पे बता दूं, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म लगातार वंदे भारत बैच इलेक्ट्रिकल के लिए स्टार्ट कर रहा है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे फ्री क्लासेस चला रहे हैं, तो आप लोग वंदे भारत बैच को लाइव ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल बुक्स आपको डिलीवरी होगी, 5000 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन होगा, सभी अपडेटेड और न्यू लाइव कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। पीएचपीएसएल वाले तैयारी कर सकते हैं आप लोग के लिए बम्पर बहाली आया है बच्चा, 600 से ज्यादा सीटें इसके लिए आया है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, पर ये सिर्फ पीएचपीएसएल वाला ही दे सकता है, या सिर्फ जिसको पंजाबी आ रहा है या फिर 10th में पंजाबी सर्टिफिकेट्स होगा। बीएचपीएसएल मैकेनिकल सिविल के लिए भी चल रहा बच्चा, बीएचपीएसएल मैकेनिकल वंदे भारत यानी आरआरबी का बैच मैकेनिकल और सिविल के लिए भी चल रहा है, वो लोग भी को एंजॉय कर सकता है। चाणक्य बैच की खासियत मैं बता देता हूं बच्चा, चाणक्य बैच इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा बैच लाया है
जो 5 साल और 3 साल 2 वैलिडिटी के साथ है। इसमें जितने भी इंजीनियर प्लेटफॉर्म कोर्स कराते हैं, जितने भी सारे कोर्स इसके अंदर मिलेंगे, अलग अलग कोर्स मिलेंगे। अगर आप ITI करते हैं, आप SSC की करते हैं, आप RRB करते हैं, सब अलग अलग मिलेगा। 2 साल और 3 साल और 5 साल तक की कोर्स में जाते हैं तो 3 साल और 5 तक जितने साल तक इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का लाइव बैच चलेगा, सभी लाइव क्लास आपको मिलेंगे। इसके अंदर बच्चा क्या, टेस्ट सीरीज सभी मिलेंगे, आपको PDF मिलेंगे, सब बुक्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म 2 प्रोवाइड करता है। एक 7,000 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन, एक भी एरर नहीं, और एक 3,000 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन, एक भी एरर नहीं। ये सब बेहतरीन बुक्स आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म डिलीवरी करता है। साथ के साथ ये बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है अभी आपको कोर्स सब के अंदर, आप कर सकते हैं। वंदे भारत कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये है ना, बिल्कुल लाइव चल रहा है। यूट्यूब पर भी इसके डेमो चल रहे हैं। वंदे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे के लिए भी शानदार अपॉर्चुनिटी है। BHPSL वाले बच्चे का बैच चल रहा है, वो भी कर सकता है। BHPSL इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए चल रहा है। UPPCL के लिए बिल्कुल सेपरेट कोर्स चल रहा है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। बुक्स की ऑर्डर कर सकते हो, एक तो 3500 प्लस बुक्स की ऑर्डर कर सकते हो। 3500 प्लस की बुक्स आ रही है बच्चा, एक 7000 प्लस की बुक्स आ रही है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। हम मिलते हैं आपसे बच्चा फिर किसी अगले वीडियो में। अगर कोई भी इसको लेके संशय और डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।